और सबसे पहले आपको बताएं, झंग में मौसम की शिद्दत कम हो गई, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी महदूद हो गया, मगर झंग में लोड शेडिंग ने डेरे डाल लिए। गुज़िश्ता रोज से झंग और मलहका तहसीलों में लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार मुतासर कर दिए। घरेलू जिंदगी भी मफलूज होने लगी। कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया है। आपको बता रहे हैं, मौसम की शिद्दत कम हो गई, एयर कंडीशन का इस्तेमाल भी महदूद हो गया, मगर झंग में लोड शेडिंग ने डेरे डाल लिए। गुज़िश्ता रोज से झंग और मलहका तहसीलों में लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार शदीद मुतासर कर दिए। घरेलू जिंदगी भी मफलूज होने लगी। दही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग भर में सूरत हाल ऐसी ही है। झंग शहर के अंदर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 6 से 8 घंटे हमें नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो तहसीलें हैं वहां पर भी 6 से 8 घंटे जो है वो बिजली बंद हो रही है। लेकिन जो देही इलाके हैं वहां पर 8 घंटे से भी जायद की लोड शेडिंग जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो रही है। जगह जगह लोड शेडिंग होने की वजह से जो शहरी हैं, सार्फिन हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ घरेलू जिंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है, तो दूसरी जानब जो कारोबार हैं वो भी ठप होकर रह गए हैं, जिस वजह से आम सार्फिन तो परेशान हैं ही, इसके साथ साथ ताजर भी खासे परेशान इस हवाले से दिखाई देते हैं। इस वक्त भी जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहां पर प्लाजे के अंदर जो है बिजली मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। धजी रोड से मुल्हिका इलाकों के अंदर इस वक्त बिजली की फराहमी जो है वो बंद की हुई है और जिस वजह से शहरी सार्फिन जो है वो परेशान हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ हजारों रुपए बिल है, क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ साफ़रीन ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे टीवी चैनल पे आने का मौका दिया। ये आप देख सकते हैं कि एक गरीब बंदा जो कि 650 रुपये कमाता है, उसके ये बिल इतने महंगे 3,500 हज़ार रुपये आए हुए हैं, और जो कि किस्तें बना दी हैं। वो गरीब बंदा क्या करे, जिए मरे या खुदकुशी करे? मुझे ये बताएं, ये मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बनाया कि भाईचारा और जिंदगी और खलूस इस चीज का नाम है, पैकर का नाम। हम लोग इतने जालिम बन चुके हैं कि हमारे अंदर नफरतें कूट कूट के भर गई हैं। लोड शेडिंग मुझे बताएं कि जी लोड शेडिंग है तो हद से ज्यादा हो चुका है। गरीब बंदे का जीना मुहाल हो चुका है। हर ताजिर हजरात, हर गरीब बंदा अपनी रोजी रोटी से इतना परेशान है कि जिसकी हद कोई नहीं। कारोबार है कोई नहीं, बंदा गरीब बंदा क्या करे, खुदकुशी करे। आम बंदे की जिंदगी 2 बार हो चुकी है। मैं शहबाज शरीफ साहब से और इमरान खान साहब से इल्तिजा करता हूं कि खुदारा ये नफरतें, ये रंजिशें ये खत्म करें, प्यार और मोहब्बत और पुरखुलूस तरीके से मुल्क को चलाएं। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया है कि पाकिस्तान का मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग अंदर ईमानी जज्बा रखते हैं, खुदारा अल्लाह और उसके नबी का वास्ता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस मसले को जो है वो देखा जाए, आपसी रंजिशें ख़त्म करते हुए जो मुल्क की सालमियत और मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात हैं उनके ऊपर जो है वो गौर किया जाए। जी, झंग में शदीद लोड शेडिंग जारी है, बिल भी भारी दिए जा रहे हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा बता रहे थे झंग से। हमें बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको तांदावाला लिया चलते हैं। शहर और मज़ाफ़ात में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया है। कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर हो गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला में बिजली का लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू हो गया हुआ है। और अगर तांदलेवाला शहर की लोड शेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 12 घंटे से लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तजावज़ कर गया है, और दही इलाकों में तकरीबन 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है की जा रही है। इसी हवाले से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासर होकर रह गई हुई हैं। ताजिर तबका परेशान है, घरों में जो है वो ख़वातीन परेशान है, बच्चे बड़े सभी परेशान है बिजली के हवाले से। ताजिर मेरे साथ मौजूद है, बताइएगा आप, बिजली की लोड शेडिंग ने अजाब बनाकर रख दिया है, आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ जी, दुनिया में हमारे तानले में इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि हम परेशान हैं। रात को लाइट कोई नहीं है, दुकानदारियाँ हमारी ख़राब हो चुकी हैं, बिलों ने हमें
تڑپا کے رکھ دیا ہے. یقین کر لیں اب بھی لائٹ کوئی نہیں ہے, رات کو ہماری نیندیں نہیں پوری ہو رہی, پریشانی کا عالم ہے, کاروبار ہے کوئی نہیں. اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ آپ سولر سسٹم کو ایسا کوئی نظام لے کر آئیں تاکہ ہمارے بلوں میں بھی کمی آ جائے, کو ہمیں ریلیف مل جائے. ہم تو پریشان ہیں, کاروبار کی وجہ سے پریشان, اب یقین کریں لائٹ کی وجہ سے پریشان ہے. لائٹ ہوگی تو کام ہوگا تو سسٹم چلے گا, ایسے تو کام نہیں چلے گا نا. تو ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے نظام سارے ڈسٹرب ہوئے ہیں, ہمارے کاروبار بھی نہیں ہے, لائٹ کی وجہ سے اتنی یقین کرے پریشانی کا عالم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج ہی لائٹ پوری ہو جائے. ہم تو جس دن کا پاکستان بنا ہے یقین کرے کہ ہم پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی ایسا سسٹم آ جائے, سولر سسٹم بنا دیں, کوئی دنیا کو ریلیف مل جائے, ہمیں ریلیف ملے گا تو سسٹم چلے گا نا. ہم نہیں خوشحال, تاجر نہیں خوشحال تو کوئی بھی نہیں خوشحال ہوگا. بالکل جو ہے یہاں پر جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک 75 سال ہو گئے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ عوام پر ابھی بھی مسلط ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسے اقدام کریں کہ جو شہری ہے عوام ہے پاکستان کی, اور اسپیشلی جو ہے یہاں پر لوڈ شیڈنگ کے جو ستائے لوگ ہیں ان کو ریلیف دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سولر سسٹم کو جو ہے وہ رائج کیا جائے. کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں. گلریز اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اب رخ کریں گے لالیاں کا. لالیاں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی. دن اور رات کے اوقات میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے. اسی پر بات کر لیتے ہیں, عاصمت بلوچ موجود ہے ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا. جی بالکل, لالیاں شہر کے اندر فیسکو کی جانب سے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ بڑھ چکا ہے, اور طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو شہریوں کی زندگی ہے وہ عذاب بن چکی ہے. جہاں پر جو کاروباری زندگی ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں, تو وہیں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھروں کے اندر جو خواتین, بچے اور بزرگ ہیں وہ بھی اذیت کے اندر مبتلا ہیں, اور طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان بتائیے گا کہ لالیاں شہر کے اندر کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی جان, بات اس طرح کہ فیسکو وابڈہ لالیاں نے ہماری عوام کا جینا عذاب بنا رکھا ہے, اور معاملہ اس قدر گمبھیر ہو چکا ہے کہ تقریباً 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور معاملات بہت خراب ہو گئے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے بزرگ بہت پریشان رہتے ہیں, اور ہمارے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ چکا ہے جناب, اور اس وجہ سے بہت پریشان ہے. ان معاملات کو جلد از جلد حل کروایا جائے. حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہم غریبوں پر رحم کیا جائے. جی بالکل, جس طرح آپ نے شہری کی بات سنی, یہی بتایا جا رہا ہے کہ طویل جو عاصمت بلوچ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں بجلی کے بلوں میں ہوش رہنے پاور لومز مالکان کی کمر توڑ دی. مالکان نے لومز کو تالے لگا دیے. 60 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی کا بل موصول ہوا تو لومز مالکان کی چیخیں نکل گئیں. سینکڑوں مزدور ایک ہی جھٹکے میں بے روزگار ہو گئے. لوم مالکان کا کہنا ہے کہ اب لومز کو تالے لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں, فصیح نقوی موجود ہے ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا فصیح. جی بالکل, فیصل آباد جو کہ ایک صنعتی اور تاجروں کا ایک ہب سمجھا جاتا ہے, ایک انڈسٹری بہت بڑی ہے یہاں پر, جسے لوم سے لوگ کافی زیادہ وابستہ رہتے ہیں. اس وقت یہ 209 چک ہے جہاں پر جو لومز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں آج سے, چونکہ ان کو جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اور جو بل اس بار آئے ہیں وہ 60 روپے فی یونٹ کے حساب سے نے جو ہے وہ بل اس بار موصول ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر لوم مالک محمد بلال صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. محمد بلال صاحب بتائیے گا کہ اب جو سارا سینیریو چل رہا ہے, آج آپ نے جو اپنی یہ جو لوم ہے یہ بند کر دی ہے, کتنے آپ کے ایفیکٹ ہوں گے مزدور, اور کیسا سارا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک تو میں سٹی 41 کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے انڈسٹری کی آواز بنے ہیں اور حکام بالا تک ہماری بات بننے کا ذریعہ بنے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ سر. یہ میں اپنی انڈسٹری آج سے آن ریکارڈ بند کر رہا ہوں. احتجاج پہلے ہمیں 35 روپے 36 روپے تک فی یونٹ کی کاسٹ آتی تھی. اس دفعہ گورنمنٹ نے ہم فیکٹری مالکان کو تالا لگانے پہ مجبور کر دیا ہے. ہمارا بجلی کا جو ریٹ ہے وہ 60 روپیز سے بھی اب انکریز کر گیا ہے. ان حالات میں میں اپنی لومز بند نہیں کر رہا, اور اپنے یہ ورکر جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, بیچاروں کے ساتھ اتنے سارے افراد وابستہ ہیں, یہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اور میں نے انہیں جواب دے دیا ہے, اور یہ میں نے اپنی انڈسٹری آج سے بند کر دی ہے. گورنمنٹ ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے جو اب ہمیں اب قبول نہیں, مجبوراً ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے.
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مالک کا بھی سنا کہ آخر کار ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب انڈسٹری لومز بند کرنے میں فائدہ ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر مزدور بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چچا دسنا ہے کہ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੂਮ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਚਲਾਓਗੇ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ. ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ गए हैं भाई जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक तरफ मालिक का भी सुना, मजदूर का भी सुना. लूम को ताले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं. फसली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका. खबर शामिल करेंगे टोबा टेक सिंह से. टोबा टेक सिंह में महकमा स्पोर्ट्स के डेली वेजेस मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एहतजाज. कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है और तनख्वाह के बगैर गुजारा करना मुश्किल हो चुका है. आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह में महकमा स्पोर्ट्स के डेली वेजेस मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एहतजाज जारी है. कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है और तनख्वाह के बगैर गुजारा करना मुश्किल हो चुका है. इसी पर बात करेंगे. उसामा यासीन मौजूद है हमारे साथ. जी बताइएगा उसामा. हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग स्पोर्ट डिपार्टमेंट का जो डेली वेजेस मुलाजमिन है वो इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाद सरापा एहतजाज हैं. 3 माह से तनख्वाह ना मिलने की वजह से सरापा एहतजाज हो रहे हैं. उनका कहना है कि गुर्बत की वजह से हम 3 माह तनख्वाह ना मिलने की वजह से राशन नहीं खरीद पा रहे. मेरे साथ वो इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं. जी सर, बताइएगा कि आप इस एहतजाज क्यों कर रहे हो और आपके मुतालबात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर एहतजाज इसलिए हम कर रहे हैं, एक तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी थी परमानेंट वर्कमैन करने के लिए डेली पेड स्टाफ को, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा. तो 29/1/2021 तक जो मुलाजमीन थे जिनको 9 महीने से ज़ायद हो चुके थे उनको रेगुलर होना था. हमारा डाटा जा चुका है हेड ऑफिस, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा. और जुलाई से ऑनवर्ड हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हैं. महंगाई 300 से 400% महंगाई हो चुकी है. उसकी वजह से हमारे घरों में फाके हैं. DSO साहब की मेहरबानी है, उन्होंने 1-2 दफ़ा कंपनसेशन हमें की है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते. अपनी पॉकेट से कितना कर सकते हैं. तो हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि ये हमें रेगुलर भी किया जाए. हम DG स्पोर्ट्स से और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब से हम अपील करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए और हमारे घरों के हालात देखते हुए हमारी तनख्वाहें जारी की जाएँ ताकि हमारे जो मसाइल है वो हल हो सकें और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम है वो भी चल सके. सैलरी के बगैर रूरल में धंस रहे हैं मुलाजिमीन. सरापा एहतजाज है. उसामा यासीन बता रहे थे. बहुत शुक्रिया आपका. आपको बताएं भुआना सैलाब की तबाहकारियों के असरात जारी हैं. भुआना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में गंदम की किल्लत पैदा हो गई है और कीमत में भी इजाफा हो गया है. इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फखर देवान भुट्टा से. जी फखर, आगाह कीजिएगा. जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों के असरात जारी हैं. भुआना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदनवा में गंदम की किल्लत पैदा होगी और साथ ही कीमत में भी इजाफा हो गया है. फी मन 3000 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा है, जबकि चक्की का आटा जो है 85 रुपये से लेकर 90 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त होने लगा है. गरीब और दिहाड़ीदार के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया. मेरे साथ यहाँ पर खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. बताइएगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं और आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं. एक टाइम की रोटी बच्चों को देते हैं, दूसरे टाइम की देने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि 80-90 रुपये 95 रुपये आटा हो गया. किदू लाए 3000 तो मान हो गया. हूँ किदू लाए आटा मिलता ही नहीं, लभदा ही नहीं. 2 दिन 3 दिन आटा लभदा रहा जवींदा है. बिल 6000 बिल आ गया है, वो भी भरना मुश्किल हो गया है. आई दुफाद करके आलू चने बेच दियाँ, टिक्कियाँ बेच दियाँ, बच्चे छोटे छोटे उन्होंने देनियाँ, वो बेच के हमने तो गुजारा कर रहे. मियाँ भी बीमार है गया, उनका हमारी दर्द होती है. इस आज प्रोग्राम वाले भी पैसे नहीं मिल रहे. हूँ हम क्या करें? हुकूमत ने अपील है आटे की कमी की जाए, कणक का रेट घटाया जाए कि गरीब जड़ा है रोटी खुली खा सके. जी बिल्कुल, खातून का ये कहना है कि वो बहुत परेशानी के आलम में है और यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है. एक वक्त की रोटी होती है, एक वक्त की अपडेट कर रहे थे. बहुत शुक्रिया आपका. आगे बढ़े और आपको बताएं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत गिरने से इंटरनेशनल कॉटन में भी कमी हो गई. इंटरनेशनल मार्केट में कमी के बाद पाकिस्तानी कॉटन की कीमतों में भी कमी हो गई है. इसी पर बात कर लेते हैं. मोहम्मद बिलाल डोगर से मौजूद है हमारे साथ. जी बताएगा. आज बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की गिरती प्राइसेस के साथ ही कीमत के साथ इंटरनेशनल मार्केट कॉटन जो है वो गिरी है
اور اس کے اثرات لوکل منڈی ایشیا کی سب سے بڑی فیصل آباد سوتر منڈی کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیونکہ لوکل پاکستانی کاٹن بھی گراوٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ کیسے ہمارے گچھا موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں قیمت گری ہے 24,000 سے 21 پہ آئی ہے، آنے والے دن مزید گراوٹ کا شکار ہوں گے، مختلف کوالٹیز کے اوپر کیا اثر پڑے گا، پولیسٹر فائبر کس کہاں تک کھڑی ہوتی دکھائی دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو را مٹیریل ہے اس کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، اس میں کاٹن بھی کم ہو رہی ہے، اس میں جو ہے برنٹ آئل جو ہے کروڈ آئل وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ اس کی تو ایک مین وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرائسس ہے، ریسیشن چل رہا ہے، اور دوسرا ہمارے اندر ملک میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس وقت جو ہماری کاٹن جو لوکل کاٹن ہے وہ تو تقریباً 75% جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ایک ملک میں ایک جو بحران آیا، ایک جو آفت آئی ہے آسمانی، اس کی وجہ سے بالکل ہمارے مارکیٹوں میں ہماری ہر جگہ پہ کوئی گاگ نہیں ہے، بالکل کوئی کام شب نہیں ہو رہا ہے۔ آپ بلوچستان دیکھ لیں، آپ سندھ دیکھ لیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری پروسیسنگ یونٹ ہمارے بند ہو رہے ہیں، ہماری پاور لوم بند ہو رہی ہے، ہماری جو اسپننگ ملیں ہیں وہ بھی تقریباً کافی 50% بند ہو گئی ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ملک کے اندر جو ہے بالکل کوئی اس وقت گاہک نہیں ہے، کوئی کسٹمر نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں بجلی کا بحران، پرائسز بہت زیادہ ہیں، بجلی بہت مہنگی ہے، انرجی را مٹیریل بہت مہنگا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو غریب آدمی ہے، غریب طبقہ جو ہے وہ تو اس کو کھانے کی پڑی ہے، وہ پہلے اپنے کھانا پینا کھائے گا، اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے کہ یہ کپڑا وغیرہ جو چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ملک میں ایک سیلاب کا کرائسس ہے۔ دوسرا ہمارا جو صورتحال جو ہے کہ ہماری اس وقت جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہماری لیبر جو ہے وہ ساری فارغ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اس وقت ایسے کوئی اقدامات کرے جس میں ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ہیلپ کرے، ہمارا جو ہمارے کاروباری بحران ہے، ہماری ملیں بند ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی ہم اس کو بہتر کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہتر کام کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت سیشن کے بعد بہت شکریہ محمد بلال جوگر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، فیصل آباد میں ایئرپورٹ کے قریب خطرناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو کر کار اور رکشے سے ٹکرا گئی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ کے قریب خطرناک ٹریفک حادثہ، 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو کر کار اور رکشہ سے ٹکرا گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو فیصل آباد سے۔ ایئرپورٹ کے قریب خطرناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے، 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو کر کار اور رکشے سے ٹکرا گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں ایئرپورٹ کے قریب خطرناک ٹریفک حادثہ، 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو کر کار اور رکشہ سے ٹکرا گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایئرپورٹ کے قریب خطرناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو گئیں اور رکشے سے ٹکرا گئیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، طیب مقبول موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے گا طیب۔ جی بالکل، یہ خطرناک ٹریفک حادثہ تھانہ ٹکری والا کے علاقہ ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا، جہاں پر جو 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والے رکشہ اور کار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد موقع پر دم توڑ چکے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں مختلف راہگیر اور جو کار سوار تھے، رکشہ سوار تھے، وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں موقع کی جانب روانہ ہے، تاہم موقع پر موجود راہگیروں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ بسوں میں پھنسے ہوئے تھے، جو زخمی ہو چکے ہیں، ان کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب ریسکیو اور پولیس حکام کا کہنا تھا کہ ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں، بالکل قریب پہنچ چکی ہیں، وہاں پہنچتے ہی ریسکیو کی کارروائیاں شروع کر دی جائیں گی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اتھارٹی والا پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بھی حادثے کی اطلاع موصول ہو چکی ہے اور ان کی ٹیمیں بالکل وہاں پر پہنچ کر اپنی قانونی کارروائی کا آغاز کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ طیب مقبول ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ایئرپورٹ کے قریب خطرناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو گئیں اور کار اور رکشے سے ٹکرا گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کے قریب خطرناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، 2 تیز رفتار بسیں بے قابو ہو کر کار اور رکشے سے ٹکرا گئیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، جھنگ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح پھر سے بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں پانی کی مقدار میں 5300 کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پانی 27,000 کیوسک سے 32,000 کیوسک ہو گیا۔
ताहम दरियाई इलाके ताहाल पानी से महफूज हैं। आपको बता रहे हैं दरिया चनाब में पानी की सतह फिर से बढ़ने लगी है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। ये एक बार फिर दरिया चनाब में हमें तुगयानी दिखाई दे रही है, गो कि ये अभी खतरे की लाइन से बहुत नीचे है। तहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5300 क्यूसिक से ज़ायद पानी की मिकदार जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज़ 27,500 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया था और आज जो महकमा आबपाशी की जानिब से दादोशुमार जो है वो जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक इस वक्त मिकदार जो है ये 32,800 क्यूसिक से तजावज़ कर चुकी है और दरिया के अंदर पानी ज़ायद होने की वजह से जो है वो सूरत हाल इस वक्त तो मामूल पे है, लेकिन अगर मज़ीद पानी आता है तो चनाब के जो नशेबी इलाके होंगे वो इस दरियाई पानी से फिर मुतासर होने का अंदेशा है। जी आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में रेलवे मुलाजिमीन की रिहाइश गाहें भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी हैं। घर खस्ता हाल हैं, छतें बुसीदा हैं, जबकि घरों की चार दीवारी भी गिर गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में महकमा रेलवे के मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स बनाए गए हैं, लेकिन ये क्वार्टर्स भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। अब किसी क्वार्टर की छत नहीं है, किसी की चार दीवारी जो है वो ज़मीन बोझ हो चुकी है और यहाँ पर जो रहने वाले मुलाजमीन के अहले खाना है मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी मेरे पीछे ये महकमा रेलवे का सरकारी क्वार्टर है, इसकी चार दीवारी गिरी, यहाँ पर उनके अहले खाना रहते हैं, बच्चे रहते हैं। अब महकमा रेलवे इस चार दीवारी की तामीर तो ना कर सका, लेकिन महकमा रेलवे के मुलाजमीन ने आज तक ये बेपर्दगी से बचने के लिए पर जो है वो उन्होंने कनाते लगा दी हैं ताकि कोई बाहर से यहाँ पर झांक ना सके। इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है मुलाजमीन, उनसे बात भी करते हैं और उनसे हम जानते भी हैं। अमर जी आप बताएं कि कितने साल आपके शौहर ने महकमा रेलवे में काम किया, क्या परेशानी हो रही है? 25 साल कर रहे हैं ड्यूटी। फिर अग क्वार्टर का हाल देखो है ही नहीं, साढ़े बच्चे थले आने की छत्तां गिरदियां पईयां, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ ਰਾਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਕਰਾਓਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਆ, पैसा वो नहीं, दिहाड़ियाँ वो नहीं, पैसा वो नहीं। देखो हाल दोनों का, अमीर लोग जोड़े हैं आप आपा भी करी जाते हैं, बैठे जाते हैं, खाई जाते हैं, गरीबों ने कोई भी नहीं सोचता पिया। तुम दसो जानवर भी आपके घरों में आ जाते हैं? हाँ जी जानवर भी आ जाते हैं। देखो जो सापे जो जानवर जखीरे चो निकलते अंदर बढ़ जाते हैं, क्या करिए असी, क्या मसला करिए दस। बिल्कुल इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इन क्वार्टर्स के अतराफ को अगर देखा जाए तो जंगल का मंजर पेश कर रहा है। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं मॉडल सिटी 1 के बाद मॉडल सिटी 2 सतियाना रोड भी तरक्की की राहों पर गामजन है। मॉडल सिटी 2 में डेवलपमेंट के तमाम काम पाया तकमील को पहुंच गए हैं। बिजली, गैस और रोड्स मुकम्मल, शहरी प्लॉट खरीदें और खुशगवार माहौल में घर बनाकर रिहाइश पजीर हों। सीईओ जावेद भट्टी कहते हैं कस्टमर्स का एतमाद ही हमारी जीत है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मॉडल सिटी फेज़ 1 के बाद मॉडल सिटी फेज़ 2 सतियाना रोड पर भी तमाम तर जो डेवलपमेंट के काम है वो मुकम्मल हो चुके हैं। मॉडल सिटी 2 के अंदर सड़कें हों या फिर गैस हो, बिजली की सहूलत हो, तमाम तर जो यहाँ पर रहायशी हैं या फिर इसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और मॉडल सिटी का फेज़ 1 जो है उसके बाद फेज़ 2 जो है वो भी कामयाबी के रास्तों पर गामजन है। और शहरी जो हैं फैसलाबाद के हों या फिर डिवीज़न भर के, वो भी मॉडल सिटी का जब नाम आता है या फिर मदनी डेवलपर्स का नाम आता है तो इस पर एतमाद करते हुए नज़र आते हैं। तो जो इस वक्त सूरत हाल है कि जैसे एफडीए की जानिब से मुतअद्दिद प्राइवेट कॉलोनीज़ को नोटिस जारी किए जाते हैं, कॉलोनीज़ जो हैं वो गैर कानूनी होती हैं, लेकिन जहाँ पर जो नाम आता है मॉडल सिटी का तो आम इंसान जो है वो भी ट्रस्ट करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करता है, घर भी बनाता है। तो सीईओ मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल सिटी 2 के, जावेद भट्टी, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्टी साहब बताइएगा कि आप जो ये प्रॉपर्टी का एक बिज़नेस है, डेवलपमेंट का जो डेवलपर्स का एक बिज़नेस है, एक ट्रेड मार्क समझ कर करते हैं, क्या समझते हैं कि कैसी सहूलियात जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए, रहायशियों के लिए होनी चाहिए एक कॉलोनी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप मेरे पास आए हैं। तो जो स्टेटस है कॉलोनियों का, उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो लोग हम पे एतमाद करते हैं
तो उनको फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं तो ये बिज़नेस जो है वो इबादत समझ के करता हूँ कि लोगों का पैसा हमारे पास अमानत होता है, तो उनको जितनी भी मॉडर्न सहूलतें हैं वो मैं उनको डिलीवर करने पे यकीन रखता हूँ। और जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स पहले बन चुके हैं या बन रहे हैं, सब में लोगों को फैसिलिटेट किया है। तमाम सहूलतें जो मॉडर्न सहूलतें हैं उनको हमने डिलीवर किया है। मॉडल सिटी फ़ेज़ 1 हमारा जो है वो चल रहा है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मॉडल सिटी उसके बाद मॉडल सिटी 2 है, और यहाँ पे भी सारे काम मुकम्मल हैं, सड़कें कंप्लीट हैं, गैस चल रही है, लोगों के मीटर लग चुके हैं, बिजली अंडरग्राउंड चल रही है, उसके लोगों के मीटर लग चुके हैं, पार्क्स हमारे सारे डेवलप हैं, सफाई का इंतज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स और सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो इस कारोबार को इबादत समझकर करते हैं, और जो भी एक कॉलोनी होती है, अगर उस कॉलोनी के अंदर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मैसर हों तो अट्रैक्ट करती हैं वो लोगों को, ताकि वो उस कॉलोनी के अंदर रहाइश पजीर। बहुत जल्द नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, शहर भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। फैसलाबाद में 360 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद। एसडीए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई से कासिर। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज शहरियों को लूटने में सरगर्म है। आपको बता रहे हैं, शहर भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं, इमरान असलम मौजूद है हमारे साथ। जी बताएगा इमरान। मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। फैसलाबाद शहर की बात करें तो ईडन वैली, अहमद गार्डन, अलाइट गार्डन, टाउन एनक्लेव और समुद्री जंग रोड पर अब्दुल्ला गार्डन जो गैर कानूनी हाउसेज की तलाश की जा सकती है। इसी तरह अलनूर सिटी, अलनूर विलास, अलनूर गार्डन और बीच में जीत कॉलोनी ड्राईपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की जिंद्रा में वो भी गैर कानूनी है। और इसी तरह चक 122 में और चक 214 में ईमान विलास के 3 फेज जो है वो गैर कानूनी है। और पेंसला, सरगोदा रोड, नरवाला रोड पर अफ्ता टाउन भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं। ये 360 से ज्यादा जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं वो सादा लोग शहरियों को लूटने में मसरूफ है, जबकि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी इन तमाम सोसाइटीज को गैर कानूनी डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन ताहाल इनके खिलाफ जो है वो प्रॉपर कार्रवाई न जा सकी, जिसकी वजह से आम सादा लोग शहरी जो है वो उनके झांसे में आकर जो है वो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद एसीसीटी का डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर के हमरा बस स्टैंड पर कार्रवाई हुई है। 2 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। एंटामोलॉजिस्ट को जेओ बस स्टैंड इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की इजाजत जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद एसीसीटी का डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर के हमरा डाइवो बस स्टेशन पर कार्रवाई। 2 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। एंटामोलॉजिस्ट को डाइवो बस स्टैंड इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। खबर शामिल करेंगे कमालिया से। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप पर छापे मारे। कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप को 25,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। आपको बता रहे हैं, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे। कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप्स को 25,000 रुपए के भारी जुर्माने आयद किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कमालिया से। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप पर छापे मारे। कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप को 25,000 रुपए के भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और एजेंसियों को कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे गए।